गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने व्यंजन के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम उससे आगे शुरू कर रहे हैं। देखिए, कल हमने जो व्यंजन के 5 भेद बनाए थे उनमें सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होती है जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं, यानी जो स्पर्श व्यंजन, इनको स्पृष्ट व्यंजन भी बोला जाता है, ये 25 होते हैं, कैसे मैं तक। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो व्यंजन जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ को परस्पर सटाने से उच्चरित होते हैं, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाते, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है और मुख से ऊष्म यानी गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 ही होते हैं, श, स, है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हों, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, संयुक्त यानी मिलाकर बनाया गया। तो ये संख्या में 4 होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनका आगे चलकर हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनका अलग अलग वर्ण विच्छेद भी आपको बताएंगे। इसके बाद आता है इसका 5वां भेद, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग तालु को झटके से स्पर्श करके हट जाता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यानी जीभ ऊपर उठकर झटके से ही नीचे गिरेगी, वे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और वे 2 हैं, एक अड़य और दूसरा ढ। दोनों के नीचे नुक्ता है, ड के नीचे नुक्ता अड़य हो गया, ढ के नीचे नुक्ता। अब इन स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य वर्ण भी हैं जो निम्नलिखित हैं। वे कौन से हैं? तो अयोगवा हैं वे, जिन ध्वनि का न स्वरों से योग है और न व्यंजनों से, फिर भी वे ध्वनि वहन करती हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जो न तो स्वरों में गिनी जाती हैं, न ही व्यंजनों में गिनी जाती हैं, और इसके बावजूद भी वे कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि वहन करती हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। और अयोगवाह संख्या में 2 हैं, एक अंग और एक अह। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। देखिए कैसे कैसे ये बांटे गए हैं। सबसे पहले हर्स्व स्वर हैं 4, जैसा कि इस पाठ में हमने पहले भी पढ़ लिया था। 4 कौन से हर्स्व स्वर हैं? ए, ई, उ और री। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद आते हैं अयोगवा। अयोगवा जैसा कि थोड़ी देर पहले पढ़ा, 2 हैं, अंग और अह। फिर आते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन को स्पृष्ट व्यंजन भी बोला जाता है। और ये स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 हैं, कैसे मैं तक। इसके बाद हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हम, य, र, ल और व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 ही हैं। ये हैं श, स और है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 ही हैं, क्ष,
त्रय, ज्ञ और श्रय। इसके बाद हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या में 2 हैं, थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा है, ड़ और ढ। इसके बाद देखिए फिर हम आते हैं अनुस्वार की परिभाषा पर। प्रश्न बनता है अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकले उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु होता है, एक बिंदु दर्शाया जाता है किसी भी वर्ण के ऊपर। जैसे पंकज, यहाँ ये है, ये अनुस्वार आ गया है। बंदर, रंग, इस प्रकार से जो होते हैं वे सारे अनुस्वार कहे जाते हैं। और इसके बाद प्रश्न बनता है फिर अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, जिसको हम बोलते हैं एक आधा चांद और उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं, इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है और इसी का नाम है अनुनासिक। जैसे चांद ऊपर अनुनासिक आ गया, आंगन अनुनासिक आ गया है, अंधेरा अनुनासिक आ गया है, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। आगे प्रश्न आता है नीरनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले उन्हें नीरनुनासिक कहते हैं। यानी यहाँ न नाक का प्रयोग होता है, मीन्स नाक से भी कोई आवाज नहीं आती है और नाक मुंह मिलाकर दोनों से भी नहीं आती है, केवल मुख से इसमें आवाज निकलती है, वे नीरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आवाज, घर, शहर, महल, कपड़ा आदि जो भी हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये नीरनुनासिक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है आपको इतना ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे का हम आने वाली क्लास में करेंगे और ये आपका होमवर्क है, इसको आप साथ की साथ कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करते रहें और एक रफ कॉपी में भी याद करके लिख कर देखते रहें, अच्छा सा अभ्यास करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।